हाउस एनकाउंटर केस में बम धमाके के मुजरिम आरिस खान की सजा पर बहस हुई। सरकारी वकील ने समाअत में आरिस खान के लिए सजाए मौत की अपील की। साकेत कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। शाम 4 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो आपको बता दें, बटला हाउस एनकाउंटर केस में आज समाअत हुई, जिसमें आज शाम 4 बजे साकेत कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान साकेत कोर्ट ने अपने फैसले को महफूज रखा है। 2008 का यह मामला है। 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2018 में मुलजिम आरिस खान की गिरफ्तारी हुई थी। तो आपको बता दें, बटला हाउस एनकाउंटर केस में बम धमाके के मुजरिम आरिस खान की सजा पर साकेत कोर्ट में बहस हुई। सरकारी वकील ने समाअत में आरिस खान के लिए सजाए मौत की अपील की है। और इसके अलावा आपको बता दें, साकेत कोर्ट ने समाअत के दौरान आरिस खान के फैसले पर साकेत कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। और जो फैसला महफूज रखा है वो आज शाम 4 बजे अदालत फैसला सुनाने वाली है। तो 4 बजे क्या कुछ खास रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ अदालत के फैसले में होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है वो हम बता देंगे। बटला हाउस एनकाउंटर केस में बम धमाके के मुजरिम आरिस खान की सजा पर बहस हुई। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम, बताइएगा कि आरिस खान की सजा को लेकर अदालत में क्या बहस हुई। देखिए, आज साकेत कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एटी अंसारी ने सीधे तौर पर यह दलील दी कि ये जो मामला है ये डिफेंडर ऑफ जस्टिस के तहत जो ऑफिसर काम कर रहे थे उनको कत्ल का मामला है। यानी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जिस तरीके से गोली लगने से मौत हुई थी, इसलिए इस मामले में सजाए मौत होनी चाहिए। और एटी अंसारी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से वहां पर पुलिस पार्टी गई थी, L18 की बिल्डिंग पर पहुंची थी, वहां पर कोई प्रोवोक नहीं किया गया था, बल्कि सीधे तौर पर पुलिस पर फायरिंग की गई। और जो लोग उनके जो मुलजिम है, जो मुजरिम है आरिस खान, उसके हाथों पर गन पाउडर पाया गया था। इससे यह साफ होता है कि जो वहां पर जो आतिफ और साजिद मारे गए थे उनके हाथों पर गन पाउडर पाया गया था, जिससे यह साफ होता है इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया था। AK-47 और दूसरे जो तमाम आर्म्स थे उनके पास मौजूद थे। तो इस बुनियाद पर उन्हें सजाए मौत देनी चाहिए। और क्रिमिनल ऑफ जस्टिस पर जो आवाम के भरोसे का सवाल है, वो भी सवाल एटी अंसारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वकील इस्तगासा हैं, उन्होंने ये उठाया। लेकिन वहीं MS खान जो वकील हैं आरिस खान के, उनका कहना था कि इससे पहले शहजाद जो इस मामले में जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई है और उसकी अपील पेंडिंग है, तो क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह के एविडेंस पर उनको सज़ा हुई थी, इसलिए इस मामले में नरमी बरती जाए। आरिस खान है, उसकी उम्र उस वक्त 24 साल थी, इसलिए भी नरमी बरती जाए। तो ये तमाम आज बहस होती रही है। और सबसे अहम बात यह है कि दोनों ही वकील जो पस मंज़र है, चाहे वो डिफेंडर ऑफ जस्टिस मोहन चंद शर्मा के कत्ल का मामला हो, उसकी बुनियाद पर, तो फिर इस मामले में पूरे तौर से साक्ष्य और सबूत न होने की बुनियाद पर दोनों ही वकील एक सजाए मौत की मांग कर रहे हैं, तो दूसरे जो है नरमी बरते जाने की मांग कर रहे हैं। खुर्रम, हालांकि अदालत में बहस हुई है, फैसला भी महफूज कर लिया गया है। फैसले को देखते हुए, उसे देखते हुए क्या कोई अंदाजा लगाया जा सकता है बहस को देखते हुए? देखिए, क्योंकि इस मामले में एक बड़ी अहम जो बात है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एटी अंसारी की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि शहजाद जो जिसको पहले इस मामले में उम्र कैद हुई है, उसके पूरे तौर से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन आरिस खान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है तमाम गवाहों के जरिए से, तमाम शवाहिद और दूसरे सबूतों की बुनियाद पर। इसलिए वो चाहते हैं कि इस मामले में फांसी दी जाए। लेकिन अदालत ने कहा है कि वो 4 बजे इस पूरे मामले पर सज़ा को लेकर के फैसला सुनाएगी। ये अदालत पर है कि वो क्या करती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन का मामला है, इसकी बुनियाद पर आरिस खान को ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अगर देखें जो केस इसी से मिला हुआ है शहजाद का, क्योंकि कहा गया है कि ये तमाम लोग जो शामिल थे, इन लोगों ने गोली चलाई और उसकी वजह से बलवंत कांस्टेबल जो थे वो जख्मी हुए और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई। तो ये इन लोगों को
सजाए मौत भी दी जा सकती है। तो 4 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आरिज खान के मामले में साकेत कोर्ट ने क्या कुछ फैसला महफूज रखा है। खुर्रम शहजाद, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जनूबी कश्मीर के रावलपुरा शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर आज तीसरे रोज भी जारी है। इस एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। एक मिलिटेंट को कल हलाक किया गया था, जबकि फोर्सेस ने आज सज्जाद अफगानी नामी जैश ए मोहम्मद के कमांडर को हलाक करने में कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी पर आईजीपी कश्मीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी है। वाज़ेह रहे कि इस ऑपरेशन के दौरान चंद मकान भी नजर आतिश हो गए हैं। कल ऑपरेशन के दौरान मुश्तैल अफराद और फोर्सेस के बीच झड़पें भी हुई थीं। खबर इंतखाबात के हवाले से मगरबी बंगाल के परौलिया में ममता बनर्जी ने आवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेरे हौसलों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आवाम का दर्द मेरे दर्द से कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि आवाम के दरमियान व्हील चेयर पर हाजिर हूं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल की आवाम जानती है टीएमसी ने उनके हुकूक की किस तरह हिफाजत की है। यहां हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, आम आदमी, आम औरत और सभी तबके के लोगों में टीएमसी मकबूल है। तरक्की के मैदान में बंगाल किसी दूसरी रियासत से पीछे नहीं है। बीजेपी बंगाल के लोगों को भटका रही है, लेकिन आवाम को सब पता है। नमस्कार জানাই, আমি সালাম জানাই। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বালমুরগি বিধানসভায় অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের সামনে সমস্ত বক্তব্য। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मगरबी बंगाल के परौलिया में ममता बनर्जी आवामी जलसे से खिताब कर रही हैं। बराह रास्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के चान, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। कांग्रेस একটা সিট নিয়ে গিয়ে বিজেপির সাথে দালালি করে। অনেক হয়েছে, 20 বছর ধরে এখানে বসে আছে অথর্ব পাথরের মতো, নড়েও না চড়েও না। এবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিন, এবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিন। বলুন তুমি তো ক্ষমতায় আসবে না, আর বিজেপিও আসবে না, কাজ তো তোমরা করবে না। বিনা পয়সায় রেশন তো মমতা দিয়ে দেবে, স্বাস্থ্যসাথী মমতা দিয়ে দেবে, কন্যাশ্রী মমতা দিয়ে দেবে, রূপশ্রী মমতা দিয়ে দেবে, কৃষক বন্ধু মমতা দিয়ে দেবে, বিধবা পেনশন মমতা দিয়ে দেবে। সব কাজ যদি মমতা দিয়ে করে দেয়, তাহলে তোমাদের এনে কি লাভ? খাল কেটে কেউ কুমির আনতে চায়? চায় না। তাই বলুন চাই না, চাই না, বিজেপিকে চাই না। আমি আপনাদের বলবো আমার আরেকটা মিটিং আছে, আর যেহেতু আমি সম্পূর্ণ बीएसपी सरबराह मायावती ने यूपी में अकेले असेंबली इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें ज़राई कवानीन की मुखालिफत में जारी किसान एहतजाज की हिमायत की। वहीं मरकज की मोदी और यूपी की योगी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। केरल असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के साथ ही कांग्रेस में मुखालिफत का सिलसिला जारी है। सीनियर लीडर पीसी चाकू के इस्तीफे के बाद अब केरल खवातीन कांग्रेस की सदर के इस्तीफे की बात भी सामने आ रही है। केरल कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर के मुताबिक कांग्रेस केरल में इत्तेहाद की सियासत कर रही है और इत्तेहाद की सियासत में कुर्बानी देनी पड़ती है। तारिक अनवर से बातचीत की हमारे नुमाइंदा रंजीता झा ने। महासचिव तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, केरल के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन नाराजगी का जो दौर है कांग्रेस में वो लगातार चल रहा है। पहले वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दिया, अब जो महिला विंग की जो नेता है वो नाराज है। टिकट बंटवारे से कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी छोड़ सकती है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग वहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। हमारा गठबंधन यूडीएफ है और उसमें 7 पार्टियां हैं और अभी भी 2-3 पार्टियां फिर से नई पार्टियां जुड़ी हैं हमारे साथ। तो जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें सारे गठबंधन के जो साथी होते हैं उनको लेके चलना पड़ता है, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, उनको संतुष्ट करना पड़ता है और यही काम हम लोगों ने किया है। वहाँ हम लोग मात्र
140 में 92 सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनको हम लोगों ने दिया है। तो ये संभव नहीं है कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम संतुष्ट करें, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है और उसमें सब लोगों को समावेश करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन तारिक साहब, जैसा आपने कहा कि गठबंधन जो साथी हैं उनको संतुष्ट करना ज़रूरी था, क्या अपने जो नेता कार्यकर्ता थे उनको संतुष्ट करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती नहीं थी? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गठबंधन की तमाम पार्टियों को लेकर अगर आप नहीं चलेंगे तो वहाँ की जो राजनीति है, केरला की जो राजनीति है या जो लोग जानते हैं वहाँ की राजनीति, वो वहाँ बिना गठबंधन के सत्ता में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। और ये आज से नहीं, पिछले 30-40 साल से ये सिलसिला वहाँ चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश ज़रूर की अपनी तरफ से कि जितने भी प्रमुख लोग हैं उनको हम उम्मीदवार बनाएं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। कावेरी रंग छाया दिल कावेरी पे आया। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के 2 बैंकों की निजकारी की पेशकश के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत 9 यूनियनें हड़ताल कर रही हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियनों के मुताबिक इस हड़ताल में तकरीबन 10 लाख मुलाजमीन शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे, आम बजट के खिताब में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हुकूमत इस साल 2 सरकारी बैंकों और 1 बीमा कंपनी की निजकारी करेगी। बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आज देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने हुए बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगी, तो आप यहाँ पर पोस्टर में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से देश में जो बैंक कर्मी हैं वो आज और कल की हड़ताल पर है, क्योंकि जिस तरीके से बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे पहले भी कई सारे जो बैंक्स हैं उनका निजीकरण किया गया, उसके खिलाफ यहाँ पर बैंक कर्मी अपनी हड़ताल कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि देश भर से 10 लाख बैंक कर्मी इस हड़ताल में शामिल होंगे और इसका सीधा असर जो आम जनता है उस पर पड़ेगा, जिन्हें पैसे जमा करने हैं या निकालने हैं या किसी तरीके से उन्हें अपना चेक का क्लियरेंस करना है। तो ये तमाम समस्याएं आम जनता को हो सकती हैं। 2 दिन तक जो बैंक बंद रहेंगे, आम लोगों के लिए परेशानी ज़रूर यहाँ पर खड़ी होगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बैंक कर्मी आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी हैं और वो यहाँ पर अपनी हड़ताल कर रहे हैं।
हड़ताल को लेकर उन लोगों का क्या कहना है और जो लोगों को, जनता को जो परेशानी हो रही है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि देश भर के जो बैंक कर्मी आज हड़ताल पर हैं निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ में, लेकिन आम जनता को तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। मैडम, ये जो इशू है प्राइवेटाइजेशन, ये आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये उन्हीं लोगों के लिए, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के अंदर उनकी कितनी पहुंच होगी, कितनी पूछ होगी, दोनों चीज़ें हैं। उनको जो सर्विसेज एक सरकारी बैंक में मिलती हैं वो वहाँ पर कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ तो हम 250 रुपये से 500 रुपये से उनका खाता खोल देते हैं और वहाँ पर 10,000 25,000 का एक मिनिमम अमाउंट है। तो कौन लोग वहाँ पर पहुँचेंगे? ये आम जनता जो है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम लोग पहले ही उनको एजुकेट कर देते हैं कि ये 2 दिन हमारी स्ट्राइक आ रही है, आपका जो भी काम है या तो एटीएम के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। कब तक चलेगी? क्योंकि 2 दिन है अभी, तो क्या लग रहा है कि आप लोग जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं इसका कोई असर होगा? सरकार की तरफ से कोई बात होगी? हड़ताल तो फिलहाल 2 दिन का जो कॉल है वो 2 दिन तक फिलहाल है। आगे जैसे भी हमारे लीडर्स का जो डिसीजन होगा वो रहेगा। और बाकी आपने जो कहा था एटीएम की सर्विस पहले ही प्राइवेटाइज हो चुकी है। अगर वो सर्विस ठीक नहीं होती है तो आप ये देख सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन वाले कितना ही अच्छा काम कर रहे हैं, अगर एटीएम की सर्विस भी ठीक नहीं चल रही है। निजीकरण के लिए जो सरकार ये पॉलिसी ला रही है, ये निजीकरण आम पब्लिक के साथ एक धोखा है और पूंजीपतियों को, ये जो अपना प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स हैं उनको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पूंजीपति इसका फ़ायदा उठाएंगे और आम पब्लिक जो आज की डेट में छोटी से छोटी अपना जो सुविधा हम बैंक नेशनलाइज्ड बैंकों में देते हैं वो उन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि सरकार ने कुछ जो सोचकर ये प्रस्ताव लाया है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? क्या ये अब वापस होगा प्रस्ताव? नहीं, वापस होना चाहिए, क्योंकि नेशनलाइजेशन जब हुआ था तो कुछ सोच के ही हुआ था। आम जनता के लिए, जिनको पैसा बहुत महंगा मिल रहा था, महाजनों को पैसा देते थे, वो ज़मीन उनकी हड़प लेते थे। आज हम उसी तरफ को जा रहे हैं। जिन लोगों ने बैंक का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, कारपोरेट्स, उन्हीं को हम बैंक बेचने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि 89% करीब हमारा एनपीए जो है वो कारपोरेट्स का है और हम उन्हीं को देने जा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो यहाँ पर जो तमाम बैंक कर्मी हैं उनका कहना है कि फिलहाल ये 2 दिन की जो हड़ताल की गई है और हड़ताल से पहले जो उनके कस्टमर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से सूचित कर दिया गया था ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन उनका साथ यही कहना है कि अगर ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता है तो आगे की रणनीति के तहत भूख हड़ताल पर भी ये लोग सोच सकते हैं। फिलहाल 2 दिन की स्ट्राइक की हुई है और तमाम बैंक कर्मी यहाँ पर हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ ये उनकी हड़ताल है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं तो सरकार आखिरकार इन सब चीज़ों को निजीकरण करने के लिए क्यों यहाँ पर इस तरीके के प्रस्ताव ला रही है। तो अब देखना होगा कि बैंक कर्मियों का ये जो हड़ताल है ये सरकार पर कितना असर डालता है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। किसानों के एहतजाज को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। सर्दी से शुरू हुई तहरीक अब गर्मी के दिनों में दाखिल हो गई है। अब गर्मियों के मुताबिक किसान अपना नया आशियाना बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि एहतजाज लंबा चलने वाला है। ऐसे में मौसम के मुताबिक हम अपने इंतजामात करते रहेंगे और जब तक ज़राए क़वानीन को हुकूमत वापस नहीं लेती है किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है और किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस समय हम किसानों के कैंप में ही हैं, क्योंकि किसान सर्दी के समय आए थे और अब गर्मी हो रही है तो उन्होंने अपना कैंप तैयार किया है जाली के साथ। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंखा भी चल रहा है, किसानों ने पंखा भी लगाया हुआ है और किसान बैठे हुए भी हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब LCD भी लगा रखे उन्होंने, जिससे कि उन्हें न्यूज मिलती रहे, पिक्चर मिलती रहे और घर से बहुत दूर पड़े हैं तो इस वजह से उन्होंने यहाँ टीवी भी लगा लिया है, कुछ जानकारी भी मिलती रहे उन्हें। घर परिवार से अपने बहुत दूर है, हम किसानों से बात करते हैं। अब आपने यहाँ टीवी भी लगा लिया है, काफी लंबा समय हो गया है, आपको घर जाने का मन नहीं करता है क्या? आपका घर जाने का मन बिल्कुल नहीं करता। जब तक ये हमारे कानून वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। वॉशिंग मशीन आ रही है, फ्रिज आ रहा है, अब गर्मी हो गई, कपड़े धोने में परेशानी हो रही है तो आज घर वालों ने कहा है वॉशिंग मशीन और फ्रिज हम दोनों चीज भेज रहे हैं। और यहाँ जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, MSP को लागू नहीं होगी, कानून नहीं बनेगा, तब तक ये हम
गाजीपुर बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आप बताइए, कोई समाधान तो निकल नहीं रहा है और बहुत ही लंबा समय हो गया है, तो कब तक आखिरकार ऐसे चलेगा? ये समाधान भी निकलेगा। सरकार ने जो है एक बार कहा था कि फ़ोन कॉल की दूरी, वो अब तक जो है करीब 1-1.5 महीना होगा कोई फ़ोन सरकार की तरफ से नहीं आया। हमारे नेता जो सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई वहाँ से खबर आती है, सरकार खबर कोई इन्विटेशन देती है, तो बिल्कुल बातचीत करने के तैयार हैं और समाधान भी बातचीत से ही निकलेगा। और धीरे धीरे हम समय के अनुसार हमें अपनी फैसिलिटी देखनी होगी, क्योंकि गर्मी से बचना भी जरूरी है। क्योंकि हम अगर संघर्ष अगर जीतना है तो पहले सेहत जरूरी है। सेहत का मतलब गर्मी से बचना जरूरी है। और हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे किसान भाई अगर 1-1 रुपया भी डालें, 70% देश में हमारी आबादी है, अगर 70% लोग हिस्सा डालें तो 70 करोड़ भी हम रोज का इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। हम तो यहाँ पक्के मकान भी बनवा सकते हैं, पर हम कानून की मर्यादा भंग नहीं करना चाहते। इसीलिए तरीके से शांतिमय तरीके से पंखे कूलर लगा के आज टेलीविज़न इसलिए लगवाया है कि हमें अपडेट मिलती रहे कि देश का कई मीडिया चैनल कितनी हमारी सच्चाई दिखा रहा है। कम से कम हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को पता होना चाहिए और हमारा मन भी लगा रहता है और हम शांतिमय तरीके से पंखे की हवा में अपना टीवी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, किसान यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। एलसीडी इन्होंने लगा भी लिया है जिससे कि इन्हें अधिक से अधिक जानकारी भी मिलती रहे, और इन्होंने पंखे कूलर यहाँ पर सारे इंतजाम कर लिए हैं। आंदोलन बहुत ही लंबा चलने वाला है। गाजीपुर बॉर्डर से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। मुल्क में कोरोना एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। मुल्क में कोरोना के 26,291 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। एदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 118 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 17,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 2,19,262 एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क में अब तक 1,58,725 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी लगातार जारी है। अब तक मुल्क में 2,99,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पहल में ऐसे ही जीनियस से रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले मुंबई के तबला नवाज तृप्तराज से और स्केटर तिलक किसाम से। उनकी हौसला अफजाई की अदाकार सोनू सूद ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार, और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी, इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, और ये इतनी चीजें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने कितना 145 मीटर 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beat my own record। वाह। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।